हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की बुक का 9th चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। ये चैप्टर की फर्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि इस चैप्टर के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, और मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक प्लेलिस्ट पहले से ही कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप इसी चैनल पे 10th ट्रिग्नोमेट्री सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी देख सकते हो, उसमें एनसीईआरटी में जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी मैंने पहले से ही करा रखी है। एक्सरसाइज का हर एक सवाल, साथ में sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले कहाँ से आए ये भी मैंने बता रखा है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है ये भी बता रखा है, थीटा का मतलब क्या है ये भी बता रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप इस लेक्चर को देखने से पहले, इस चैप्टर को कवर करने से पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज जरूर ले लें, वो जरूरी है। और पेपर में इन चैप्टर की वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, इस चैप्टर की नहीं, ट्रिग्नोमेट्री उस चैप्टर की मिला के बहुत ज्यादा वेटेज है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना पड़ेगा, 3 इंपॉर्टेंट टर्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म हमारे क्वेश्चन में बार बार आएंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, पहला टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी लाइन जो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्टेड होती है, उस लाइन को कहता है लाइन ऑफ साइट। एक बार फिर से बता देता हूं, एक ऐसी लाइन, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपकी आंखों से एक इमेजिनरी लाइन जो उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही है, स्ट्रेट लाइन, वो क्या है? लाइन ऑफ साइट। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर आप हो और ये एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है, एक फ्लैग, और आप फ्लैग को देख रहे हो। तो ये जो लाइन है इसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या है? देखिए, लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड। ऑब्जर्वर भी कह सकते हो, क्योंकि ऑब्जर्वर पॉइंट की तरह एक्ट करता है, या ऑब्जर्वर्स आई भी कह सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो एक, अगर आप ऊपर देख रहे हो, आप किसी फ्लैग वगैरह को देख रहे हो, तो एक इमेजिनरी लाइन जो आपकी आंख से उस ऑब्जेक्ट तक जा रही है, उस इमेजिनरी लाइन को कहता है लाइन ऑफ साइट। जरूरी नहीं आप ऊपर ही देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है आप ही बिल्डिंग पे खड़े हो, आप बिल्डिंग पे खड़े हो और आप नीचे किसी कार को देख रहे हो, नीचे आप किसी कार को देख रहे हो, बिल्डिंग पे खड़े हो और किसी कार को देख रहे हो, तो ये भी क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो उम्मीद करता हूं आपको इस तरह समझ में आया होगा लाइन ऑफ साइट क्या है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड, जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट तक आपकी आंखों से खींची गई एक लाइन, क्या है? लाइन ऑफ साइट। उसके बाद आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल। पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल क्या है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक ऐसी लाइन होती है जो इमेजिनरी है, जो आपकी आंखों से पास हो रही है और ग्राउंड के पैरेलल है। इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वर आई एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। It is an imaginary line passing through the observer eye and parallel to the ground। ये एक imaginary line है। जैसे देखिए, यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर है, तो ये वाली लाइन कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये लाइन ऑब्जर्वर की आंखों के लेवल पर है और ग्राउंड के पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल है। तो एक ऐसी लाइन जो आपकी आंखों से पास हो रही हो, ग्राउंड के पैरेलल हो, इमेजिनरी लाइन होती है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। यहाँ पर भी ये चीज सही है। जैसे ये रहा ऑब्जर्वर, तो इसकी आंखों से पास हो रही है लाइन और ग्राउंड के पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल है, तो इसे भी क्या कह देंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जरूरी है ताकि हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन समझ सकें। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। ये एंगल किससे बना है? लाइन ऑफ साइट से विद द हॉरिजॉन्टल। ये रही लाइन ऑफ साइट और ये रहा हॉरिजॉन्टल। तो ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये जो एंगल है ये लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल से बना है। अकर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव लेवल। ये कब बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? तब जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट आपकी आई लेवल से ऊंचा हो, आपकी आई लेवल से ऊंचा हो। अकर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव
आई लेवल, आपकी आई लेवल से ऊपर हो तब आप ऊपर अपनी गर्दन करोगे और एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर देखते हो जो लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है तो एंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप सीधा देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 0 है, क्योंकि अगर मैं जैसे कैमरे को देख रहा हूं तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 0 है कैमरे के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं कैमरे को देख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन भी यही है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी यही है और लाइन ऑफ साइट भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल नहीं बनेगा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 0 डिग्री। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आई लेवल से ऊपर रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आई लेवल से ऊपर रखा हुआ है तो आप उसको देखने के लिए ऊपर देखोगे तो लाइन ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल से सेपरेट हो जाएगी, और जैसे ही लाइन ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल से सेपरेट होगी एक एंगल बन जाएगा जिसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या है। द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइड विद हॉरिजॉन्टल। देखिए ये भी कौन सा एंगल जो लाइन ऑफ साइड से बना है, लाइन ऑफ साइड ये रही और हॉरिजॉन्टल के साथ बना है, तो ये है हमारा एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन। फिर से वही वाली बात, ये एंगल कब बनेगा? जब आप किसी चीज को नीचे देख रहे हो, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो द आई लेवल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, अकर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो आई लेवल। आई लेवल से अगर नीचे होगा ऑब्जेक्ट तब जाके आपको एंगल ऑफ डेप्रेशन मिलेगा। एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या है? ये वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ये वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कब बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब आप ऊपर देख रहे होते हो, आप उन चीजों को देख रहे हो जो आपके आई लेवल से ऊपर है। और एंगल ऑफ डेप्रेशन कब बनता है? एंगल ऑफ डेप्रेशन तब बनता है तो आप नीचे देख रहे होते हो, आप उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो जो आपके आई लेवल से नीचे है। उम्मीद कर रहा हूं ये बेसिक टर्म आपको समझ में आए होंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो आप ऊपर देखोगे, जैसे किसी फ्लैग को, किसी जहाज को, किसी हॉट एयर बलून को। और एंगल ऑफ डेप्रेशन कब बनेगा? तो आप नीचे देखोगे, जैसे आप ब्रिज पे खड़े हो, आप नदी पे देख रहे हो, आप बिल्डिंग पे खड़े हो, आप कार्स को देख रहे हो, तो आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर सकते हो। फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। एक लेक्चर और मैं अपलोड करूंगा इसी प्ले लिस्ट में जिसमें होने वाले हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स के लिए सेपरेट लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। वैसे तो मेरी 10th ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट में मैंने इसके बारे में डिटेल से बात की है। मैंने आपको बताया आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी हॉट एयर बलून की हाइट निकाल सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी हॉट एयर बलून की स्पीड निकाल सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर निकाल सकते हो। पर आज मैं आपको लोकली बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल है 30 डिग्री और एक साइड मैंने दे दी 50 मीटर, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप बची हुई दो साइड निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री इसमें आपकी मदद करेगी। आपको अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाँ, ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री की मदद से फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए यूजफुल है। अब मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग से दूर खड़े हो और आपको किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और आपको अपनी दूरी पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, तो हाँ आप उस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइम्ड अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is stretched and tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if angle made by the rope with ground level is 30 degree. देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसको एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ना है, विच इज टाइट स्ट्रेच, जो खिंची हुई है, लूजनेस नहीं है, बिल्कुल टाइट है और बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है? एक तरफ तो एक पोल के एंड से बंधी हुई है, वर्टिकल पोल। अब वर्टिकल पोल ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बनाता है? 90 का। ये तो ऑब्वियस बात है क्योंकि पोल बिल्कुल वर्टिकल है। तो एक तरफ है वर्टिकल पोल और दूसरा एंड क्या है जिससे रोप बंधी हुई है? टू द ग्राउंड, और दूसरी तरफ ग्राउंड से बंधी हुई है। तो ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ऐसा। दूसरा एंड किससे बंधा हुआ है? ग्राउंड से। दूसरा एंड बंधा हुआ है ग्राउंड से। ये बन गया ट्रायंगल, रफ डायग्राम है, ठीक है। और बोला जा रहा है जो एंगल है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप जो एंगल बना रही है विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। रोप, ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री, और आपको रोप की लेंथ भी दे रखी है 20 मीटर लॉन्ग है वो रोप। आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। आपको हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है।
तो वर्टिसेस को नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखते हैं गिवन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन में आपको दे रखा है ए सी क्या है? लेंथ ऑफ रोप जो ए सी हम देख पा रहे हैं डायग्राम में वो दे रखा है 20 मीटर। आपको दे रखा है एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड के बीच का जो एंगल है हम उसको थीटा कहेंगे, वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा है? टू फाइंड में आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ पोल। तो देखिए आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन कोस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। तो आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें इसको क्या कहते हैं? एक ट्रायंगल। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ये कहला जाता है पी परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बी बेस, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस कर्ण, लंब आधार कर्ण, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, एच से हाइपोटेन्यूस। तो आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कोस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, इसमें से एक जिसमें एच भी हो, क्योंकि एच आप यूज नहीं कर पाओगे अगर एच नहीं होगा तो, और पी भी हो, क्योंकि अगर पी नहीं होगा तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे जो आपको फाइंड करना है। तो ऐसा होता है साइन, आपने पढ़ा होगा अगर ये थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। साइन थीटा एक रेशियो है जिसकी वैल्यू होती है पी बाय एच। तो मैं यूज करने वाला हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज आ राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है ट्राइंगल? क्योंकि उसने बोला था जो पोल है ना वर्टिकल पोल है, तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वर्टिकल पोल। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। तो पी क्या है? ए बी, और एच क्या है? ए सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ए बी अननोन है, ए सी है 20 डिग्री। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 पुट करा साइन 30 की जगह, और 20 डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो गया। ए बी इक्वल टू 2 से 20 कैंसिल हुआ 10 बार में, और सारी चीज़ें मीटर में थी तो मीटर। तो ए बी क्या आ गया? ए बी आ गया 10 मीटर। ए बी था क्या? हमने ए बी माना था हाइट ऑफ पोल, जिसको हम ए बी कह रहे हैं, डायग्राम से भी दिख रहा है। तो हैंस हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल कितनी है? 10 मीटर। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, तो आपको इसे ध्यान से देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरह हैं। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो इसकी प्लेलिस्ट पहले से इस चैनल पे अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ ट्री। ओके, मैं समझाता हूं। एक पेड़ है, एक ट्री है, जिसको हम कह रहे हैं ए बी ट्री का नाम दे दिया ए बी। और एक तूफान के कारण ये ट्री टूट गया, कंप्लीटली नहीं टूटा है, लिखा है ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये इस तरीके से टूटा है, इस तरीके से ट्री टूटा है कि ये इसका जो पार्ट टूट चुका है वो अब बेंड हो गया है और ग्राउंड को टच कर रहा है। जो पार्ट टूट चुका है वो बेंड हो गया है और ग्राउंड को टच कर रहा है। अगर ये ए है तो अब पॉइंट यहाँ पर आ गया, मैं इसे ए डैश कह रहा हूँ। ये वाला पार्ट तूफान के कारण टूटा और इस तरीके से बेंड हो गया कि ग्राउंड को टच कर रहा है। फिर कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री के फुट से और जहां पर ट्री का टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, उसके बीच का डिस्टेंस दे दिया 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, और ये भी बता रखा है कि जो टच कर रहा है, जो टॉप पार्ट है ट्री का, ब्रोकन टॉप पार्ट, वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री।
देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक तूफान के कारण पेड़ टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, और टूटा हुआ पार्ट, बैंड सो दैट, टूटा हुआ पार्ट मुड़ गया, पूरा डिटैच नहीं हुआ, पेड़ से बैंड हो गया है, ट्री से बैंड हो गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, इस तरीके से बैंड हुआ है कि जो ट्री का टॉप है टच द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और ग्राउंड को टच करते हुए कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड का, इसका 30 डिग्री, विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ ट्री ये रहा, इससे डिस्टेंस उस पॉइंट का जहां पर टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को 8 मीटर दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ओके, तो ये ए है, ये हम सी मान लेते हैं, और ये 90 डिग्री। अब देखिए, आपको निकालना है टू फाइंड में क्या है, पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं, ए डैश बी आपको दे रखा है 8 मीटर, ए डैश बी है 8 मीटर, ए डैश बी है क्या लिखा है, देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, ए बी आपको ए डैश बी दे रखा है, आपको एंगल ए डैश दे रखा है जो है 30 डिग्री, जो हम थीटा मान के चलते हैं, थीटा से हम इसे थीटा कहेंगे, इस एंगल को थीटा कहेंगे, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड में आपको निकालना है ए बी है क्या है, हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, टूटने से पहले जो पेड़ की हाइट थी वो हमें निकालनी है, जिसको हम ए बी कह रहे हैं। तो देखिए, ए डैश बी सी क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए डैश बी सी इज एन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको ये वाला पार्ट पता लग जाए जो अभी बेंड नहीं हुआ, और वो वाला पार्ट पता लग जाए जो बेंड होके ग्राउंड को टच कर रहा है, और दोनों का सम पेड़ की टोटल लेंथ बन जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्री बन जाएगी दोनों का सम, तो आपको ये दोनों पार्ट फाइंड करने हैं, क्योंकि ये वो वाला पार्ट है ट्री का जो अभी बेंड नहीं हुआ है, जो बिल्कुल स्टैंड पे, और ये वो वाला पार्ट है जो बेंड हो चुका है। तो बताइए, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बी भी होता है और पी भी होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओ तो ये बी है, ये पी है, एच है। बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस। तो अगर मुझे पी, अगर मैं इसे पी थोड़ी देर के लिए समझ रहा हूँ रफली, तो ये मुझे मिलेगा टेन से। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होगा बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस ए डैश बी, और थीटा की जगह क्या आएगा 30 डिग्री। बी सी अननोन है, ए डैश बी क्या है 8 मीटर। अब देखिए टेन 30 कितना होता है, टेन थर्टी होता है 1/√3 बी सी इक्वल टू 8 मीटर। ये इधर आ जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 1/√3 इंटू 8 मीटर इक्वल टू बी सी, और बी सी की वैल्यू क्या आ गई 8/√3 मीटर। ये हमारी आ गई बी सी की वैल्यू। आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। अभी हम आगे देखते हैं, सेकंड पार्ट भी निकाल लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट मतलब ये तो ट्री का पहला पार्ट है, अब वो वाला पार्ट जो बेंड हो गया है, जो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो फिर से आप मुझे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसमें बी भी है और एच भी है, तो वो होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h। तो b क्या है हमारा a डैश बी, और h क्या है हमारा ए सी। कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री, ए डैश बी क्या है 8, और ए सी अननोन है। अब कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, 8 इक्वल टू 8/AC। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3AC इक्वल टू 8 इंटू 2, और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड में चला जाएगा 16/√3। ये भी मीटर में रहेगी क्योंकि ये भी मीटर में था। तो देखिए आपने AC निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हम निकालेंगे AB। फ्रॉम सिचुएशन से हमें ये तो पता है कि AC किसके बराबर होगा, AC बराबर होगा A डैश C के। क्यों, क्योंकि AC क्या है ये, और यही तो पार्ट ब्रोक होके बैंड हुआ है, यही तो ब्रोकन पार्ट बैंड हो गया है। तो ये जो AC है किसके बराबर होगा A डैश C के।
ये हमें पता है फ्रॉम सिचुएशन, जो हमें सिचुएशन दी है उससे। अब देखिए ए बी कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी। अब अगर आपको ए बी निकालना है, ए बी क्या था, ए बी था देखिए हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन। तो ए बी निकालने के लिए ए सी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है ए डैश सी प्लस, ए सी की वैल्यू पुट कर दी, बी सी का बी सी। अब ए डैश सी की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए डैश सी की वैल्यू ये ए डैश सी, ए डैश सी, यहाँ पर ए डैश है ना, ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी। तो ए डैश सी क्या हो जाएगा, ये रहा 16/√3 और बी सी की वैल्यू क्या आई है 8/√3। और अब ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ, इन्हें ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 24/√3। अब देखिए 24 को कैसे लिखा जा सकता है, 8 × 3 बाय में √3 और √3 से 3 कट गया √3 बार में, तो 8√3 मीटर। यह है पेड़ की हाइट, ट्री की हाइट बिफोर ब्रोकन। हैंस ये वाला पार्ट आपको उसके नीचे लिखना था, पर मेरे पास स्पेस नहीं था। हैंस हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन इक्वल टू 8√3 मीटर। आप कहोगे ये हम समझ नहीं पा रहे, तो मैं आपसे कहूँगा √3 की वैल्यू पुट कर देना, जो लगभग 1.732 मीटर होती है। ये ना √3 की वैल्यू मीटर इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में यूनिट है। तो बस आपको पेड़ की हाइट पता लग जाएगी, बाकी आपसे नहीं बोला कि √3 की वैल्यू पुट करो, तो हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो इससे हमने टोटल हाइट निकाल ली पेड़ की बिफोर ब्रोकन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 5 years. She prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide. Steep मतलब तेज ढलान वाली slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक फीमेल कॉन्ट्रैक्टर है, इसको किसी पार्क में 2 स्लाइड लगानी है। स्लाइड वो चीज़ जिस पर बच्चे फिसलते हैं, फिसल पट्टी कहते हैं हिंदी में, फिसल पट्टी आपने देखा होगा, पहले ऊंचाई पे चढ़ता है फिर स्लाइड करता है। तो ऐसे 2 से स्लाइड लगानी है, किसी पार्क में इंस्टॉल करनी है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए वो कौन सी स्लाइड बनाने वाली है, जो 1.5 मीटर ऊंची होगी और वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो कौन सी स्लाइड इंस्टॉल करने वाली है, जो 3 मीटर ऊंची होगी और ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगी 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर केस में जो फिसल पट्टी है उस स्लाइड की लेंथ क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है हर एक केस में। तो देखिए 4 चिल्ड्रन बिफोर 5 ईयर, तो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए वो कैसी स्लाइड बनाना चाह रही है, जो 1.5 मीटर ऊंचाई पे हो और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ग्राउंड के साथ बनाएगी 30 डिग्री का एंगल। देखिए सवाल में आप देख सकते हो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल। और जो एल्डर चिल्ड्रंस हैं, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, उसके लिए वो कैसी स्लाइड बनाना चाह रही है, जो 3 मीटर लंबी हो और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा 60 डिग्री का। कुछ ऐसी स्लाइड रफ डायग्राम है। तो आपसे दोनों केसों में पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये जो स्लाइड की लेंथ है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसे कुछ मान लेते हैं ABC, इसे मान लेते हैं PQR। तो देखिए आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में हाइट ऑफ स्लाइड, ये भी कह सकते हैं टॉप ऑफ स्लाइड की हाइट क्या दी है, जिसको हम ए भी कह रहे हैं 1.5 मीटर। ऐसे ही और क्या दिया है, एंगल जिसको हम थीटा कहेंगे। एंगल कौन सा है, जो स्टीप जो स्लाइड बना रही है किसके साथ, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। आपको टू फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्लाइड की लेंथ, जो कि है क्या हमारे डायग्राम में AC।
तो आपको AC फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसमें P भी आए, क्योंकि अगर P नहीं आएगा तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, परपेंडिकुलर भी आए और H भी आए, क्योंकि अगर H नहीं आएगा तो आप लेंथ ऑफ स्लाइड कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ स्लाइड भी चाहिए। तो P भी आए H भी आए, ये होता है साइन थीटा में। साइन थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैं साइन थीटा यूज करूंगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये रहा AC। थीटा की जगह 30 डिग्री, AB 1.5, AC अननोन है, ये हो जाएगा 1/2 1.5 AC। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू क्या रहेगी 2 × 1.5 और ये हो जाएगा 3 मीटर। 3.0 आएगी और पॉइंट के बाद 0 लिखती नहीं है, तो 3 मीटर। तो पहला तो कैसे निकल गया, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर। जो 5 ईयर बच्चों से, जो 5 साल या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड बनाई गई है, उसकी लेंथ कितनी आई है 3 मीटर। अब देखते हैं एल्डर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिंपल साइन थीटा का रेशियो लगाया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 1.5 हो गया 3। तो जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है, या यही लिख दीजिए फॉर बिलो 5 ईयर, जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होने वाली है 3 मीटर। अब देखते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट क्या होगी। तो आपको गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में आपको दे रखा है हाइट ऑफ स्लाइड। स्लाइड की हाइट कितनी है, जिसको हम PQ कह रहे हैं यहाँ पर 3 मीटर, 3 मीटर दिया हुआ है। और एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड स्टीप स्लाइड, क्योंकि इनकी ढलान, इनकी जो स्लाइड है वो ढलान वाली है, तो स्टीप स्लाइड। एंगल क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, ठीक है। आपको टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, जो कि है क्या PR आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आपको फिर से एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो हाइपोटेन्यूज भी हो, तो होता है साइन। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है PQ, हाइपोटेन्यूज क्या है PR। अब वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 3 मीटर और ये हो जाएगा, यूनिट बाद में लिख लेंगे PR। साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 PR की वैल्यू आ गई 2 × 3, PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √3 चला जाएगा डिवाइड में, 2 × 3 होल डिवाइडेड बाय √3, √3 से 3 कटा √3 टाइम्स में, तो PR की वैल्यू आ गई 2√3 मीटर। और अगर आप इसकी लगभग वैल्यू निकालते हो तो 2 × 1.732 जो हो जाएगा PR, ये हो जाएगा 4643, तो 3.464 मीटर ये अप्रॉक्स है। मतलब बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई गई है वो स्लाइड जो 5 साल से कम बच्चों के लिए बनाई गई है उससे बड़ी है, और वो कितनी बड़ी है 3.464 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आंसर सही है और ये तो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये जो मैंने √3 की वैल्यू पुट करी है ये अप्रॉक्स है, पर ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जो बड़ी स्लाइड है जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए बनाई गई है उसकी लेंथ ये रही, जो छोटी स्लाइड है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है उसकी लेंथ ये रही 3 मीटर। Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. Okay, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से 30 मीटर दूर एक टावर है, 30 मीटर दूर एक टावर है, जिस टावर के टॉप का उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है टावर की हाइट बता दो, टावर की हाइट बता दो। देखिए मैं एक बार फिर से लाइन टू लाइन पढ़ के आपको समझाता हूँ। क्या रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर
टावर के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट से जो ग्राउंड पर है, विच इज 30 मीटर अवे, जो पॉइंट 30 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से पूछा जा रहा है। और वो कितना एंगल बना रहा है, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो ABC, तो देखिए गिवन में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन में आपको क्या क्या दिया है, BC दिया है आपको 30 मीटर। BC है क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ द टावर, ये आपको दिया है 30 मीटर। और आपको एंगल कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है, जिसको हम थीटा कहेंगे, एलिवेशन थीटा आपको दिया है 30 डिग्री। और टू फाइंड में आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, जो हमारे क्वेश्चन में क्या है, AB। तो देखिए आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो। बेस क्यों होना चाहिए, नहीं तो आप इस फैक्ट का यूज नहीं कर पाओगे, और परपेंडिकुलर होना चाहिए ताकि तभी तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए हम करने वाले हैं tan का यूज, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan, हम ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक बार लिख भी दे सकते हैं। ट्राइंगल ABC is a right angle triangle. Triangle ABC is a right angled triangle. अब देखिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। AB की वैल्यू अननोन है, BC की वैल्यू क्या है, 30 मीटर। tan 30 क्या होता है, 1/√3 AB, ये हो गया 30। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 AB किसके बराबर हो जाएगा, 30 के, 30 × 1 30। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 डिवाइड में चला गया, राइट हैंड साइड में चला गया। अब इधर देखिए AB = 30 को लिखा जा सकता है tan × 3, √3 से 3 कट गया, √3 टाइम्स, तो AB की वैल्यू आ गई tan √3, सारी चीज मीटर में थी, मीटर। और AB था क्या, टावर की हाइट, हैंस हाइट ऑफ टावर इज tan √3 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with ground is 60 degree. Find length of string assuming there is no slack in string. देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूँ। एक पतंगे काइट है जो उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, किसी कारण से टेम्पररी उसका जो एक एंड होता है, स्ट्रिंग का जो एक एंड है, उसको हमने ग्राउंड के एक पॉइंट से अटैच कर दिया। देखिए लिखा है टेम्पररी टाई, मतलब बांध दिया गया टू द पॉइंट, एक पॉइंट पर ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो जो स्ट्रिंग है वो कितना एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको ये एज्यूम करना है कि वो जो धागा है, वो जो स्ट्रिंग है, उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी लूजनेस नहीं है। तो आपको उस धागे की लंबाई, उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो देखिए एक काइट है जो उड़ रही है, किस हाइट पे, 60 मीटर हाइट पे काइट उड़ रही है। और हमने इसकी जो स्ट्रिंग थी, ये एक्चुअल में है नहीं, मैंने तो बस हाइट के लिए बना दिया है। जो उसकी स्ट्रिंग थी, उसको ग्राउंड के एक पॉइंट पर बांध दिया गया, और तब बांधा गया तब हमने देखा कि स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको मान लेते हैं ABC। हम कहेंगे ट्राइंगल ABC इज a राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल।
गिवन में क्या है, गिवन में आपको दिया है ए बी, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, जिसको हम ए बी कह रहे हैं, कितना दिया है 60 मीटर। आपको एंगल दिया है इंक्लिनेशन एंगल, जिसको हम थीटा कह रहे हैं, जो है 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, जो कि हमारे डायग्राम के हिसाब से AC है। तो आपको AC फाइंड करना है। तो आप सोचिए ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें P भी हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है P, और H भी हो, हाइपोटेन्यूस भी हो। P होना चाहिए तभी हम इस फैक्ट का यूज कर पाएंगे, H होना चाहिए ताकि H फाइंड आउट हो जाए। तो वो है साइन थीटा होता है P/H। तो हम साइन थीटा यूज करने वाले हैं यहाँ पर। साइन थीटा होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है AB बाय हाइपोटेन्यूस क्या है AC। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, AB AC अननोन है, यूनिट बाद में लिख लेंगे। ये साइन 60 होता है √3/2, ये हो गया 60/AC। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, AC √3 इंटू AC इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 60, जो कि होता है 120। अब AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 120/√3। अब इधर देखिए AC इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 40 इंटू 3/√3, √3 से 3 गया √3 टाइम्स, तो AC की वैल्यू आ गई 4√3, और सारी चीज मीटर में थी तो मीटर। और AC था क्या, AC था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इक्वल टू 40√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बड़ी आसानी से। क्वेश्चन 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए एक टॉल बॉय जो किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है, जिसकी हाइट कितनी है, जिस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और उस टॉल बॉय की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। वो बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करता है, तब वो खड़ा था, तब बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री। फिर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है कुछ डिस्टेंस, उसके बाद रुक के दोबारा से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है उस लड़के ने कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस कवर करा उसने। तो देखिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर। ये डायग्राम थोड़ा ऊपर बनाता हूँ ताकि स्पेस रहे हमारे पास। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 30 मीटर, उसी बिल्डिंग के सामने एक लड़का खड़ा है, एक टॉल बॉय, जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। कुछ टाइम बाद ये लड़का तब दोबारा देखता है, पहले तो इसने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री, और कुछ टाइम बाद तब ये आगे चला जाता है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, अभी बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है ये लड़का कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं AB, बिल्डिंग की हाइट को मान लिया AB, लड़के की हाइट को मान लिया CF या CD मान लेते हैं, और इस पॉइंट को मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F। तो देखते हैं गिवन में क्या क्या, एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वही बिल्डिंग के सामने खड़ा था, इस बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर। वो लड़का अगर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, फिर वो आगे चलना मूव करता है, मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कुछ टाइम बाद वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है वो लड़का कितना डिस्टेंस चला। तो गिवन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन में आपको दिया है हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको गिवन में दिया है, और हाइट ऑफ बिल्डिंग है कितनी, हाइट ऑफ बिल्डिंग
हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है आपको 30 मीटर, 30 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग है 30 मीटर। और हम इसको क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग को, हाइट ऑफ बिल्डिंग को हम कह रहे हैं AB। तो AB आपको 30 मीटर दिया है। एक बार मैं देख लेता हूँ रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा मेरे टेक्स्ट पर। ठीक है, विजिबल है। अब देखिए ऐसी हाइट ऑफ बॉय क्या दी है, हाइट ऑफ बॉय या टॉल बॉय भी लिख सकता है, जो दिए 1.5 मीटर, जिसको हम CD कह रहे हैं। CD इक्वल टू 1.5 मीटर। अब ये जितना डिस्टेंस चला उसको मैं x कह रहा हूँ, x। तो टू फाइंड में क्या है और क्या क्या गिवन में दिया है, एंगल भी तो गिवन में दिया है। थीटा 1 को मैं 30 डिग्री कह रहा हूँ, थीटा टू को मैं 60 डिग्री कह रहा हूँ। अब देखते हैं टू फाइंड में आपको निकालना है डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय टूवर्ड्स बिल्डिंग, जो क्या है, जो है D, जिसको मैं x मान रहा हूं। लेट D इक्वल टू x, तो मैंने D को मान लिया x। अब देखिए फ्रॉम डायग्राम हमें क्या क्या मिल गया, फ्रॉम डायग्राम से हमें क्या क्या पता लग रहा है। फ्रॉम डायग्राम हमें पता लग रहा है CD किसके बराबर है, CD बराबर है EF के, और EF किसके बराबर है, इसको नाम दे देते हैं BG के, BG। ये डायग्राम से पता लग रहा है BG थोड़ा ठीक से। उसके बाद D किसके बराबर है, D बराबर है CF के, CF। और B किसके बराबर है, B किसके बराबर है GF के, GF। तो देखिए डायग्राम से हमें ये सारी चीजें पता लग गई। अब देखते हैं मैं ट्राइंगल ये वाला यूज कर, पहले मुझे बताइए अगर मैं ट्राइंगल यूज करना चाहता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल AGF, तो मुझे AG पता होना चाहिए। AG कैसे निकालेंगे, AG किसके बराबर होगा, AG होगा AB माइनस GB। और देखिए जो B है हमारा, B ये किसके बराबर है, GF के। ओके, तो AG मेरा होगा AB माइनस GB। तो AB क्या है मेरा, AB बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, और GB क्या है, GB मेरा किसके बराबर होगा, BG भी कह सकते हैं, BG या GB किसके बराबर होगा, CD की, और CD है लड़के की हाइट, तो 1.5 मीटर, और सब्ट्रैक्ट करके आ गया 28.5 मीटर। तो AG तो निकल गया। अब देखते हैं इन ट्राइंगल AGF, और ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अब आप मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर भी होता है और बेस भी होता है। मैं बेस क्यों निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक्चुअल में कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट क्या मेजर करेंगे, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग होती, कोई थ्रेड होता तो उसकी लेंथ पूछी भी जा सकती थी। तो साइन और कॉस का तो लॉजिक ही ये बनता कि साइन और कॉस में एच होता है, तो हमें ये तो हम निकाल ही नहीं सकते। एक्चुअल में कोई तार थोड़ी नहीं जबकि आँख से टॉप तक जा रहा है, तो आपको यही लगाना पड़ेगा 10। ज़्यादातर केसों में 10 लगाना पड़ता है, तो हम लगाने वाले हैं tan θ2, क्योंकि इस ट्राइंगल में जो एंगल है, कौन सा ट्राइंगल, AGF, इसमें एंगल कितना है थीटा, और थीटा को मैंने 60 डिग्री को θ2 मान रखा है। तो tan θ2 किसके बराबर होगा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, तो परपेंडिकुलर क्या है AG, और बेस क्या है, बेस है हमारा FG या GF, कुछ भी कह लीजिए। एक छोटी सी चीज़ है, जो 30 मीटर है ये पूरी लेंथ है, इसके अंदर वाली लेंथ है 28.5 मीटर। अभी भी हमने निकाला 28.5 मीटर AG कितना है 28.5 मीटर। तो वैल्यू पुट कीजिए जो आपको पता है। θ2 की वैल्यू पता है 60 डिग्री, AG 28.5, GF नहीं पता है, ऐसे ही रहेगा। अब इधर आ जाइए, देखिए tan 60 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, √3 इक्वल टू 28.5 GF। अभी इधर आ गया √3
इंटू जी एफ इक्वल टू 28.5 और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 28.5 बाय √3 मीटर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी मीटर में थी। तो हमने जी एफ की वैल्यू निकाल ली। अब आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे मैंने ये ट्राइंगल यूज करा है, राइट एंगल ट्राइंगल ए जी एफ, वैसे मैं यूज करने वाला हूँ ए जी सी। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यूज कर रहे हैं ए जी सी इन ट्राइंगल ए जी सी, ये रहा ए जी सी। यहाँ पर हम लगाएंगे फिर से इस वाले ट्राइंगल में थीटा कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को मैंने थीटा 1 माना है। तो tan थीटा 1, थीटा क्या, tan थीटा 1 क्या होता है, tan क्या होता है, tan रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर बाय बेस का। तो इस बार हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए जी सी, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए जी, और बेस क्या है, ये पूरा मतलब सी जी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए जी कितना आया था, ए जी era 28.5, सी जी अननोन है। अब इधर देखिए, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय सी जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सी जी की वैल्यू आ गई 28.5 √3 मीटर, क्योंकि बाकी चीज़ें भी मीटर में थी। तो हमने टोटल लेंथ निकाल ली सी जी टोटल लेंथ निकल गई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डी मतलब एक्स। तो बताइए एक्स क्या होगा। मैं इस सी जी को ऐसे लिख रहा हूँ, सी जी को लिख रहा हूँ सी एफ प्लस एफ जी कह लीजिए या जी एफ कह लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज करा है, इक्वल टू इसका है 28.5 √3 मीटर। ये जो हमारा सी जी था, सी जी इसको ब्रेक करके लिख दिया, सी एफ और एफ जी, ऐसे एफ जी कह लीजिए, जी एफ कह लीजिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसकी जगह क्या है एक्स, क्योंकि मैंने डी को मान रखा है एक्स, और डी किसके बराबर है, डी बराबर है सी एफ के, तो दोनों ही एक्स हो जाएंगे। और एफ जी की वैल्यू अभी भी आई थी, एफ जी या जी एफ, इसकी वैल्यू अभी भी आई थी, वो क्या थी 28.5/√3, यहाँ पर प्लस है, इक्वल टू 28.5 √3। अब ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। अब इसे सॉल्व करना है, मैं ये वाला पार्ट अरेंज कर देता हूँ। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिखा, एलसीएम आ जाएगा √3, 1 के टर्म में √3 बार में आता है, तो उसे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 √3 इंटू √3 माइनस √3 के टेबल में √3 मतलब √3 और √3 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 28.5। अब ये क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 28.5 इंटू 3, √3 होता है √9 जो 3 के बराबर होता है, और ये हो गया 28.5 अपॉन में क्या है √3, ये हो जाएगा 15 का कैरी गया 1, 25 का कैरी गया 2, 8, 85.5 माइनस 28.5/√3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5/√3, और देखिए 57/√3, और 57 को लिखा जा सकता है 19 इंटू 3/√3, √3 से 3 गया, √3 टाइम्स 19 √3 मीटर। तो इतना डिस्टेंस वो लड़का चला, एक्स की वैल्यू आई है एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स हमने क्या माना था, डिस्टेंस, एक्स हमने माना था डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग, हैंस डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग
टूवर्ड्स बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. Okay. देखिए सवाल क्या है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ओके, तो आपसे बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का जो एलिवेशन है किसके, बॉटम का, टावर के, ट्रांसमिशन टावर के, ना कि बिल्डिंग के। ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और अगर आप टॉप को देखो, इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यह है कुछ सवाल। देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ये रहा जो ग्राउंड पे लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप पर एक टावर है, उसके बॉटम और उस टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बॉटम के लिए, ऑब्वियस बात है बॉटम के लिए कम एंगल होगा, उसी टावर के टॉप के लिए 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर की हाइट निकालनी है, इस टावर की हाइट। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इस टावर की हाइट। इसको मान लेते हैं ए बी सी, इस पॉइंट को सी माना, इसको डी, तो हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, पहले गिवन पार्ट लिखते हैं, गिवन में क्या क्या दिया है। हमें गिवन में दिया है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि हमारे डायग्राम के हिसाब से BC है 20 मीटर। और हमें क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल फॉर बॉटम, बॉटम ऑफ टावर, टावर के बॉटम का एलिवेशन एंगल दे रखा है 45 डिग्री, जिसको हम θ1 कहेंगे। θ1 से ऐसे ही एलिवेशन एंगल फॉर टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप के लिए जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री है, इसको हम θ2 कहेंगे। θ2 से हम इसे θ2 कहेंगे। ओके, तो आपसे पूछ क्या रहा है, टू फाइंड, ये तो सब गिवन में, टू फाइंड में आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट जो कि CD है। तो हमें CD फाइंड आउट करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करके देखें कि ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर क्वेश्चन हो जाए तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर देना, और अगर क्वेश्चन ना हो तो मैं भी ये करा रहा हूँ, आप इसे देख सकते हो और इससे सीख सकते हो। तो ठीक है, हमें दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल। वो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, पहला तो ये रहा ABC, दूसरा ABD। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC, और ये ABC कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता। ये हाइपोटेन्यूज का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो लाइन ऑफ साइड है, एक्चुअल में यहाँ पर कोई चीज़ है नहीं, ऐसा नहीं है थ्रेड है, स्ट्रिंग है, ये तो कुछ है ही नहीं, तो हम tan लगाने वाला है। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, 45 डिग्री, और 45 डिग्री एंगल को हमने θ1 कहा है, तो tan θ1 निकालेंगे। tan θ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब BC बाय AB। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 45 डिग्री 20 मीटर, और ये हो गया AB, यूनिट बाद में लिख देंगे, ये हो गया 1, tan 45 होता है 1, और ये कर दिया इससे मल्टीप्लाई। AB की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू आ गई 20 मीटर, AB की वैल्यू आ गई है 20 मीटर। तो आपको उस पॉइंट की, उस बिल्डिंग से दूरी पता लग गई जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो है 20 मीटर। ऐसे ही
बड़ा वाला ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ABD, इसमें कौन सा एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री को हमने कहा है θ2, tan θ2। तो बड़े वाले ट्राइंगल ABD के लिए परपेंडिकुलर क्या है BD और बेस क्या है AB। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया 60 डिग्री, BD अभी BD नहीं पता हमें, BD की जगह BD ही रहेगा, या BD को ब्रेक करके लिख दीजिए BC प्लस CD, क्योंकि फिर हम BC की वैल्यू यूज कर पाएंगे। तो BD को ब्रेक करके लिख लिया BC प्लस CD, और AB की वैल्यू तो हमने अभी भी निकाली 20, तो यहाँ पर लिखा 20। अब tan 60 क्या होता है √3, BC की वैल्यू कितनी है 20, CD नहीं पता, ये देखिए ये डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो गया 20 प्लस CD। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू CD, और CD की वैल्यू आ जाएगी, मैं 20 कॉमन ले लूंगा, √3 - 1 मीटर। तो आपसे यही पूछ रहा था कि टावर की लंबाई क्या है, और टावर की लंबाई थी CD, तो CD आ गई। तो देखिए 2 फाइंड में क्या था, हाइट ऑफ टावर जो CD था, तो हम लिख सकते हैं हैंस हाइट ऑफ टावर 20 मल्टीप्लाई √3 - 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay, देखिए मैं समझाता हूँ। एक पेडेस्टल है जिस पे स्टैचू रखा जाता है, और इस पे एक स्टैचू रखा गया है, एक स्टैचू रखा गया है। मान लीजिए ये रहा हमारा स्टैचू, ये कुछ स्टैचू रखा गया है, ये फुटबॉल है, रफ डायग्राम बनाया है। क्या रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की लंबाई कितनी दे रखी है 1.6 मीटर। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। अगर आप स्टैचू के टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल है। आगे देखिए, आगे लिखा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 45 डिग्री। कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और इस पॉइंट को मान लेते हैं D। तो कुछ ऐसा, अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो मैं ये वाला पार्ट हटा दूंगा और बस इतना कुछ बन जाएगा, जैसे ये A B C D, कुछ ऐसा डायग्राम। ये है हमारा 60 डिग्री, और ये जो पेडेस्टल के टॉप को देखने के लिए बन रहा है ये 45 डिग्री। तो देखिए हमें गिवन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन में आपको दिया है हाइट ऑफ स्टैचू, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं AB से, AB 1.6 मीटर, और आपको θ1 पहला एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 मान रहा हूँ θ1 को, और θ2 आपको दिया है 60 डिग्री। θ1 ये रहा, θ2 ये रहा। ये एक काम करता है, θ2 को बाहर बना देते हैं ऐसे, थोड़ा देखना आसान है, और मैंने ये डायग्राम में भी ऐसे ही यूज करा है। तो θ1 θ2 पता लग गया। आपसे पूछ क्या रहा है, टू फाइंड में आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा है, जो कि हमारे डायग्राम के हिसाब से क्या है BC, तो आपसे BC पूछ रहा है। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये रहा BCD, इसमें राइट एंगल है, एक है ACD। तो पहले मैं छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ,
इन ट्रायंगल बी सी डी ले रहे हैं, तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे बताइए, देखिए ये तो कुछ है नहीं क्योंकि ये तो लाइन ऑफ साइड है, एक्चुअल में कोई थ्रेड कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, आप बस ऊपर देख रहे हो। तो हम निकालेंगे tan क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, आपकी लाइन ऑफ साइड है, आपकी लाइन ऑफ साइड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, आप देख पा रहे हो पर यहाँ पर कोई थ्रेड नहीं है, कोई फिजिकल चीज नहीं है, इसलिए हम यूज करने वाले हैं tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan छोटे वाले ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में कितना एंगल है 45 डिग्री, तो θ1 tan θ1 होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आपको वैल्यू θ1 की वैल्यू दी है 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू अननोन है, ये हो गया 1 और ये लेफ्ट हैंड साइड में था डिवाइड, राइट हैंड साइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू डी सी हो गया, तो डी सी इक्वल टू बी सी, हमें ये मिल गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। अब हम बड़े ट्रायंगल को यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो इसमें भी tan θ2, बड़े ट्रायंगल के लिए θ2, क्या है tan θ2, परपेंडिकुलर बड़े ट्रायंगल में होगा AC बाय बेस DC। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, θ2 की वैल्यू कितनी थी 60 डिग्री, AC को हम ब्रेक करके लिखेंगे, कैसे AB प्लस BC, क्योंकि मुझे BC चाहिए तो ऐसे ब्रेक करके लिखूंगा तो मुझे BC मिल जाएगा, मतलब BC कम से कम विजुअल तो है, फिर वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब DC की वैल्यू किसके बराबर है, BC के, तो BC ही रख दीजिए। ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिख दीजिए, बिकॉज DC इक्वल टू BC। अब tan 60 होता है √3, AB की वैल्यू क्या है, स्टैचू की लंबाई, देखिए AB है 1.6, BC डिवाइड बाय BC, ये इधर आएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 BC इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब ये BC वाले टर्म एक साइड ले आइए, √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6। अब मेरे को स्पेस चाहिए, मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ, ये वाला। आप जो भी अभी लिखोगे वो अपनी नोटबुक में नीचे लिखोगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब BC कॉमन ले लिया, BC कॉमन लोगे तो आएगा √3 और यहाँ से बचेगा 1, किसी के कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1, तो 1 बचा, और बराबर क्या है 1.6, तो BC की लंबाई निकल गई, BC निकालनी थी हमें, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1। आप चाहो तो इसे रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करनी पड़ेगी। अब देखिए अब क्या होगा, ऊपर वालों को तो ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब न्यूमिनेटर पार्ट तो यही रहेगा 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होती है a² माइनस b², ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, BC इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है, 3 माइनस 1 होता है 2, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 2 से कैंसिल आउट हुआ, BC की वैल्यू आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो आपसे बोला जा रहा था हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल निकल गई, क्योंकि पेडेस्टल की हाइट को हमने BC माना था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हेंस हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। The angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building.
देखिए मैं आपको समझाता हूं, एक तरफ टावर है और एक तरफ बिल्डिंग है। अगर आप बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और अगर आप टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। इससे ही साफ पता लग रहा है कि बिल्डिंग टावर से छोटी है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, पर टावर के टॉप को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आपको टावर की हाइट भी दे दी है 50 मीटर, आपसे पूछ रहा है बिल्डिंग की हाइट बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 गिवन में देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले ये डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा टावर ए बी, इसकी हाइट 50 मीटर दे रखी है, और ये हो गई हमारी बिल्डिंग सी डी, जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप टावर के टॉप से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा 30 डिग्री। आपकी हाइट यहाँ पर नेग्लिजिबल है। अगर आप बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखोगे, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है तो फिर बिल्डिंग की हाइट बता दीजिए। तो देखिए गिवन में क्या क्या दिया है। हाइट ऑफ टावर आपको गिवन में दिया है, हाइट ऑफ टावर जो हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, ए बी से, जो कितना है 50 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए क्या दिया है, लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना दिया है 60 डिग्री। इसको हम कहेंगे थीटा वन, थीटा वन को कहेंगे 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा वन है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। और थीटा टू हम किसको कह रहे हैं, थीटा टू कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसको हम कह रहे हैं 30 डिग्री। टू फाइंड में क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में आपको करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि हमारे डायग्राम के हिसाब से क्या है सी डी। तो आपको सी डी फाइंड करना है, सी डी। तो देखिए आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी डी बी। तो मैं पहले छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर रहा हूं। इन ट्राइंगल सी डी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बताइए इस ट्राइंगल में क्या लगाएं, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, 10 लगा रहे हैं। हम 10 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब मुझे हाइट ऑफ बिल्डिंग चाहिए, और मैंने 10 इसलिए लगाया कि एक्चुअल में ये तो कुछ है ही नहीं। अगर ये मुझे मिल भी गया, मान लीजिए आप कहते हो साइन लगाओ, कॉस लगाओ, और मुझे बीसी मिल भी गया, पर ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई थ्रेड स्ट्रिंग थोड़ी ना है, ये तो लाइन ऑफ साइड है, तो इसीलिए मैं 10 यूज करूंगा। तो 10, अब इस एंगल के लिए थीटा क्या है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हमने माना है थीटा 2, मतलब 10 थीटा 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है सी डी, बेस है बी डी। वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो आपको गिवन में है, 10 30 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई बी डी। 10 30 होता है 1/√3 सी डी बाई बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बी डी की वैल्यू आ गई बी डी इंटू 1 बी डी, और ये हो जाएगा √3 सी डी, ये होगी बी डी की वैल्यू। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए जो बड़ा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये भी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें देखिए, इसमें हमें tan थीटा 1, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा ए बी डी, इस ट्राइंगल में एंगल आ रहा है 60 डिग्री, और 60 डिग्री है थीटा 1, तो tan थीटा 1 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी और बेस की जगह आ गया बी डी। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी है 50, बी डी अननोन है, तो बी डी की हमें वैल्यू पता है सी डी के टर्म में, तो हमें पुट कर देंगे √3 सी डी। हम लिख सकते हैं बिकॉज बी डी इक्वल टू √3 सी डी। कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आया है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3
50√3 CD। अब ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, राइट हैंड साइड में डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। √3 इंटू √3 CD इक्वल टू 50। √3 इंटू √3 क्या होता है? √3 इंटू √3 √9, जो 3 के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया 3CD इक्वल टू 50, और CD की वैल्यू क्या आ गई? 50/3, क्योंकि सारी चीज मीटर में थी तो मीटर। हैंस CD था क्या? CD था हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल गई। हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग? हाइट ऑफ बिल्डिंग है 50। हमें स्पेस की जरूरत है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये वाला पार्ट हटा दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग, two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on road, the angle of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and distance of the point from poles. Okay, देखिए आपसे बोला जा रहा है दो पोल्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं और बीच से एक रोड गुजर रहा है, जिस रोड की चौड़ाई, जो रोड 80 मीटर वाइड है, दोनों पोल्स इक्वल हाइट के हैं। उसी रोड पे एक पॉइंट से, उसी रोड पर एक पॉइंट से दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, उन दोनों पोल्स की हाइट बताइए। एक की पता लग गई, दूसरे की तो सेम होगी कि दोनों इक्वल हाइट के हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स, और वो पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, वो पोल से कितना दूरी पर है, जिस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री बनेगा। तो देखिए एक डायग्राम बना देते हैं। एक पोल है AB और एक पोल है CD, दोनों इक्वल लेंथ के पोल हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 80 मीटर। 80 मीटर ये हो गया। ठीक है। आपसे पूछ रहा है एक पॉइंट जो इसी रोड पर लाई कर रहा है उसकी दूरी क्या होगी दोनों पोलों से, जिस पॉइंट के लिए एक पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और उसी पॉइंट से दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो आपको दोनों पोल की हाइट निकालनी है, साथ में उस पॉइंट की दूरी निकालनी है दोनों पोल से। तो देखिए इस पॉइंट को मान लेता है P। तो गिवन में क्या क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स आपको फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ पोल्स नहीं दिया, हाइट ऑफ पोल्स हम मान रहे हैं हाइट ऑफ पोल्स आर AB एंड CD, ये हमने लेट करा है। लेट हाइट ऑफ पोल्स AB एंड CD, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम जो दिया हुआ है BD 80, BD दिया है 80 मीटर। ओके, तो आपको यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ABP और एक CDP। तो इन दोनों का यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABP, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए हम लगाएंगे 10 क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये तो एक्चुअल में कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर ना कोई थ्रेड है ना कोई स्ट्रिंग है। तो 10 एक और रीजन है लगाने का, क्योंकि हमें पोल की क्या चाहिए? पोल की हाइट चाहिए, और पोल की हाइट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 10 में आता है। तो हम लगा रहे हैं tan थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है? 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू P/B। P क्या है? AB, और B क्या है? बेस है BP। tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3 इक्वल टू AB/BP। तो अब एक काम कीजिए, BP इधर आ जाएगा, √3 इक्वल टू हो जाएगा AB इंटू, ये इधर आ गया √3 इंटू BP इक्वल टू AB। अब ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल को देखिए, इन ट्राइंगल CDP, ये भी क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट
एंगल ट्राइंगल, इसमें भी हम क्या लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10। तो 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो PD। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू पुट कीजिए, 1/√3 CD बाय PD, CD बाय PD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PD की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 CD। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें दिया था BD इक्वल टू 80 डिग्री, तो मैं BD को एक्सपेंड करके लिखूंगा। BD हमें 80 डिग्री दिया था, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। BD को एक्सपेंड करके लिखूंगा BP प्लस PD इक्वल टू 80। BP की वैल्यू क्या है, BP की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। BP की वैल्यू ये डिवाइड में चला जाएगा, ये जो √3 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, और BP की वैल्यू आ जाएगी AB बाय √3, और PD की वैल्यू क्या है, PD की वैल्यू ये रही, PD की वैल्यू क्या है, √3 इंटू CD इक्वल टू 80। अब इधर देखिए, CD और AD तो बराबर है, CD AD बराबर है, CD इक्वल टू AB, बिकॉज बोथ पोल्स हैव सेम हाइट, दोनों पोल की सेम हाइट है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। तो देखिए, मैं CD की जगह AB ही यूज करूंगा, AB बाय √3 प्लस √3 AB इक्वल टू 80। अब आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, ये जो ऊपर पोर्शन लिखा है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ। अब देखिए, हम इसे सॉल्व करेंगे, ये इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लिया, एलसीएम आ जाएगा √3, ये एक बार में, तो AB का 1 से मल्टीप्लाई करा, AB ही आया, ये आएगा √3 टाइम्स, तो √3 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर वाले पार्ट को, इक्वल टू 80। ये हो जाएगा AB प्लस √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 √9, जो कि 3 के ही बराबर होता है, तो ये हो गया 3AB इक्वल टू √3 इक्वल टू 80। ये हो जाएगा 4AB बाय √3 इक्वल टू 80, और ये डिवाइड में है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में डिवाइड। तो देखिए, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 20√3, और सारी चीज़ें मीटर में थी, तो मीटर, 20√3 मीटर। तो हमें एक तो ये पूछ रहा था कि पोल की हाइट बताइए, पोल की हाइट तो पता लग गई, पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट है 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। अब हमें उस पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, अभी ये वाला पार्ट अरेंज कर देता हूँ। हैंस हाइट ऑफ बोथ पोल्स आर 20√3 एंड 20√3 मीटर। दोनों पोल की सेम हाइट आई है, वो क्या है, 20√3 मीटर। अब हमसे पूछा था, साथ में पाया जाता था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिफरेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स। उस पॉइंट का डिफरेंस भी पूछ रहा है, डिस्टेंस भी पूछ रहा है उस पॉइंट का पोल से। तो हमसे BP पूछ रहा है और PD पूछ रहा है, तो देखते हैं PD निकाल लेते हैं, 80 में से PD घटा के BP भी निकाल लेंगे। तो देखिए, PD ये रहा, तो देखिए PD क्या है, PD गिवन में दे रखा है, PD इक्वल टू √3 CD, और CD क्या है, CD और AB तो बराबर है, तो AB की वैल्यू पुट करिए, AB की वैल्यू क्या आई थी, 20√3, तो √3 20√3, और PD इक्वल टू 20√3 √9, जो हो जाएगा 3, तो PD आ गया 60 मीटर। PD कितना आ गया, 60 मीटर। अब BP भी बता दीजिए, BP कैसे निकालेंगे, BD में से PD घटा देंगे, BD माइनस PD। BD कितना है, 80 मीटर, ये तो गिवन था 80 मीटर, और PD अभी भी निकला है 60 मीटर, तो BP कितना आ गया, 20 मीटर।
तो बस यही दो चीज़ हमसे पूछी थी। पहला तो ये पूछा था कि दोनों पोल्स की हाइट कितनी होगी, तो दोनों पोल्स की हाइट बराबर होगी क्योंकि दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं। वो इक्वल हाइट कितनी होगी, 20√3 मीटर। फिर पूछा था उस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस क्या होगा, तो उस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस होगा, पहला डिस्टेंस ये रहा 60 मीटर, दूसरा डिस्टेंस 60 मीटर 20 मीटर, तो ये हो गया डिस्टेंस।